इस खास और बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ इतिहास या खेतीबाड़ी का कोई आम चैप्टर नहीं है, बल्कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज का हमारा फोकस है हरित क्रांति और भारतीय कृषि वर्ग संबंधों में बदलाव। अक्सर जब भी हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ हाइब्रिड बीज, ट्रैक्टर और बम्पर पैदावार की तस्वीरें आती हैं, राइट? लेकिन अगर हमें इसे गहराई से समझना है, खासकर परीक्षाओं के लिए, तो इसके समाजशास्त्रीय प्रभाव को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक तकनीकी बदलाव ने हमारे पूरे ग्रामीण समाज के ताने बाने को, उनके आपसी रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज के इस विश्लेषण का हमारा रोडमैप क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे इसकी पृष्ठभूमि से, फिर समझेंगे कि कृषि संबंधों में कैसे बदलाव आए। उसके बाद हम बात करेंगे पूंजीवादी कृषि के उदय की, छोटे किसानों और मजदूरों की स्थिति की, विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों की और अंत में एक समग्र मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, पृष्ठभूमि और हरित क्रांति। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया? इसे समझने के लिए हमें 1960 के दशक में जाना होगा। उस वक्त हमारा देश एक भयंकर खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था। स्थिति सच में इतनी गंभीर थी कि भारत को अपना पेट भरने के लिए अमेरिका की PL 480 योजना के तहत गेहूं का आयात करना पड़ रहा था। जाहिर है, एक स्वतंत्र देश के लिए ये निर्भरता बहुत बड़ी चिंता का विषय थी। और बिल्कुल इसी भारी दबाव के बीच महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में आधुनिक कृषि तकनीकों की एंट्री हुई। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी यानी उच्च उपज वाले बीज और सिंचाई के एकदम नए साधन शामिल थे। सच कहूं तो ये सिर्फ खेती का कोई नया तरीका नहीं था, ये हमारे लिए अपने अस्तित्व को बचाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर, कृषि संबंधों में बदलाव। यहीं से असली बदलाव की कहानी शुरू होती है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कॉन्सेप्ट्स का एकदम क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कृषि वर्ग संबंध आखिर होते क्या हैं। आसान भाषा में कहें तो ग्रामीण समाज में जमीन, उत्पादन और मेहनत के आधार पर अलग अलग वर्गों जैसे बड़े जमींदार, किसान और भूमिहीन मजदूर के बीच जो आर्थिक और सामाजिक रिश्ते बनते हैं, उन्हें ही कृषि वर्ग संबंध कहा जाता है। अगर हम हरित क्रांति से पहले के दौर को देखें तो ये संबंध बहुत ही पारंपरिक और सामंती तरह के थे। लोग पीढ़ियों पुराने बंधनों और जजमानी प्रथा से जुड़े हुए थे, जहां एक दूसरे पर निर्भरता ज्यादा थी। लेकिन हरित क्रांति के आते ही गेम पूरी तरह पलट गया। सब कुछ अचानक से व्यावसायिक और पूंजीवादी हो गया। उन पुरानी वफादारियों और रिश्तों की जगह अब नकद मजदूरी और साफ सुथरे कॉन्ट्रैक्ट्स ने ले ली। आप इसे एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। खंड 3, पूंजीवादी कृषि का उदय। अब सवाल उठता है कि इस पूरी क्रांति में सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? इसके विजेता कौन थे? हरित क्रांति का सीधा सा नतीजा ये हुआ कि एक बहुत ही शक्तिशाली और अमीर किसानों का नया वर्ग उभर कर सामने आया। देखिए, इस नई तकनीक के लिए भारी निवेश चाहिए था और जो बड़े किसान थे उनके पास ट्रैक्टर, मशीनें और महंगे फर्टिलाइजर खरीदने की पूरी क्षमता थी। सबसे बड़ी बात, बैंक लोन तक उनकी पहुंच बहुत आसान थी। पंजाब के जाट किसान और हरियाणा के अमीर किसान इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। इन लोगों ने सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि मार्केट में बेचने के लिए खेती शुरू की। और मजे की बात देखिए, जैसे जैसे इनकी आर्थिक ताकत बढ़ी वैसे वैसे गांव की राजनीति और सत्ता पर भी इनका दबदबा पूरी तरह से कायम हो गया। यहाँ हमें एक बहुत ही गहरा वैचारिक बदलाव देखने को मिलता है, एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट, उत्पादक से उद्यमी बनने का। हरित क्रांति से पहले क्या था? खेती सिर्फ अपना और परिवार का पेट पालने का एक जरिया थी। लेकिन अब सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। किसान अब सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं रहा, वो एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बन गया था। खेती अब मार्केट से ज्यादा मुनाफा कमाने का एक प्रॉपर बिजनेस बन गई थी। पंजाब और पश्चिमी यूपी में नकदी फसलों का जो इतना बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, वो इसी नई बिजनेस वाली मानसिकता का नतीजा था। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, छोटे किसान और मजदूर। ये वो वर्ग है जो इस विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया। यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही दुखद और कड़वी सच्चाई सामने आती है, डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। छोटे किसानों के पास नई तकनीक अपनाने के लिए पैसे नहीं थे,
लेकिन मार्केट में टिके रहने के लिए उन्हें भी मॉडर्न तकनीक तो चाहिए ही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांव के साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेना शुरू किया। अब अगर कभी फसल खराब हो गई या बाजार में सही दाम नहीं मिला तो ये कर्ज का बोझ पहाड़ जैसा होता गया। और अंत में क्या हुआ? इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई और वो बेचारे अपनी ही जमीन पर भूमिहीन मजदूर बन गए। इस पूरी प्रक्रिया ने गांव में अमीरी और गरीबी की खाई को बहुत ज्यादा गहरा कर दिया। वहीं अगर हम उन मजदूरों की बात करें जिनके पास पहले से जमीन नहीं थी, तो उन पर इस क्रांति का असर काफी मिला जुला रहा। एक तरफ कुछ इलाकों में नई फसलों की वजह से साल भर काम मिलने लगा और दिहाड़ी भी बढ़ गई। ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी समस्या भी आई। जैसे जैसे हार्वेस्टर और ट्रैक्टर जैसी भारी मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे इंसानी मेहनत की मांग अचानक से गिर गई। इससे बेरोजगारी बढ़ी और मजदूरों के मोल भाव करने की ताकत बिल्कुल खत्म सी हो गई। इन बदलती हुई परिस्थितियों ने एक और बहुत बड़ी घटना को जन्म दिया। वो है श्रम गतिशीलता और प्रवास यानी माइग्रेशन। जब गांव में काम का तरीका बदला तो पूरे देश में एक अंतर्राज्यीय श्रम बाजार बन गया। इसे ऐसे समझिए कि बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े इलाकों से लाखों की संख्या में मजदूरों ने पंजाब और हरियाणा की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां खेती का बूम चल रहा था। इस भारी माइग्रेशन ने न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बल्कि ग्रामीण भारत के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को एक नया रूप दे दिया। चलिए अब आते हैं खंड 5 पर, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। एग्जाम के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। अगर हम हरित क्रांति के भूगोल को देखें तो वो बिल्कुल भी समान नहीं था। कुछ इलाकों को तो इसका बम्पर फायदा मिला, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। क्यों? क्योंकि वहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था और बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद था। लेकिन दूसरी तरफ बिहार, उड़ीसा और पूर्वी भारत के कई इलाके संसाधनों की कमी के चलते इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए। इस भारी क्षेत्रीय असमानता ने तमाम समाजशास्त्रियों और नीतियां बनाने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी असमानता को देखते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री AR देसाई का एक बहुत ही क्रिटिकल नजरिया सामने आता है। उनका कहना है कि हरित क्रांति ने ग्रामीण पूंजीवाद को बढ़ावा दिया और वर्गीय असमानताओं को और ज्यादा तेज कर दिया। सीधी सी बात है, उनके मुताबिक इस क्रांति से अमीर किसान और अमीर होते चले गए, जबकि गरीब किसान बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिए गए। इससे गांवों में एक तरह के वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन रुकिए, इसकी ठीक उलट एक और नजरिया भी है। समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह जी इसे एक अलग चश्मे से देखते हैं। उनका मानना है कि हरित क्रांति ने असल में भारतीय ग्रामीण समाज को आधुनिकता की ओर बढ़ाया है। वो इसे पुराने सामंती बंधनों से आज़ादी, वैज्ञानिक सोच के विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के तौर पर देखते हैं। उनके नज़रिए से समाज के मॉडर्नाइजेशन के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम था। और अगर हम इन दोनों अलग अलग विचारों को मिला दें तो फ्रांसिस फ्रैंकल का विचार सामने आता है, जो एकदम सटीक बैठता है। फ्रैंकल ने इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ा कि हरित क्रांति सिर्फ अच्छे बीज और पानी की कहानी नहीं थी, ये तकनीकी बदलाव के साथ साथ एक बड़े सामाजिक बदलाव का भी माध्यम थी। यानी तकनीक वो इंजन बन गई जिसने सत्ता, राजनीति और समाज के ढांचे को पूरी तरह से रीशेप कर दिया। अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम खंड पर, निष्कर्ष और समग्र मूल्यांकन। तो फाइनली इसका नतीजा क्या निकला? तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हरित क्रांति की जो विरासत है वो पूरी तरह से मिक्स्ड है। एक तरफ इसमें कोई शक नहीं कि इसने हमारे देश को भुखमरी से बाहर निकाला और अनाज के मामले में हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इसकी एक बहुत भारी कीमत हमने चुकाई है। वर्गों के बीच बढ़ती असमानता, पंजाब जैसे राज्यों में पैदा हुआ भयंकर भूजल संकट और खेती का पूरी तरह से बाजार के कंट्रोल में आ जाना, ये सब उसी के साइड इफेक्ट्स हैं। और कहीं न कहीं आज जो हम सामाजिक तनाव और किसान आंदोलन देखते हैं, उनकी जड़ें भी इसी बदलाव में छिपी हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें अतीत की बड़ी सफलताओं और कुछ गंभीर विफलताओं दोनों का आईना दिखाता है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमारी कृषि विकास की जो आने वाली नीतियां हैं, वो छोटे किसानों और पिछड़े इलाकों के लिए एक संतुलित और न्यायपूर्ण विकास कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको और खासकर एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। क्योंकि याद रखिए, जब तक विकास सबके लिए न्यायपूर्ण नहीं होगा, तब तक किसी भी क्रांति को हम पूरी तरह से सफल नहीं मान सकते हैं।
इस डीप एनालिसिस में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरेंगे।